दोस्तों, इससे पहले मैं मैथमेटिकल इन्फिनिटी पर वीडियो बना चुका हूँ। आज हम फिजिकल इन्फिनिटीज़ यानी कि फिजिक्स में आने वाली इन्फिनिटीज़ के ऊपर बात करेंगे कि कैसे फिजिकल इन्फिनिटी मैथमेटिकल इन्फिनिटीज़ से अलग होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फिजिक्स में इन्फिनिटी का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इन्फिनिटीज़ को फिजिक्स में नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे फिजिक्स में हमारे सामने कई सारी परेशानी आती हैं। जहाँ पर मैथ में इन्फिनिटी किसी एंडलेस कभी न खत्म होने वाली चीज़ को दर्शाती है, वहीं फिजिक्स में इन्फिनिटी इनएक्यूरेसी और इनकम्प्लीटनेस को दर्शाती है। मतलब अगर फिजिक्स में कहीं पर इन्फिनिटी आती है तो इसका मतलब आपके कैलकुलेशन में कहीं गलती है, या फिर जिस मॉडल या फिर जिस थ्योरी पर आप वर्क कर रहे हो वह थ्योरी या वह मॉडल ही गलत है। जैसे जब भी आप रिलेटिविटी में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हो तो आपको पूरी थ्योरी में हर जगह इन्फिनिटीज़ ही इन्फिनिटीज़ देखने को मिलती हैं। यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तब तक सही है जब तक ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, क्योंकि अगर फिजिक्स में आपकी कैलकुलेशन या फिर थ्योरी में कहीं पर भी इन्फिनिटी आती है तो आप यूनिवर्स के कुछ बेसिक लॉज को तोड़ देते हो। मतलब आप अपनी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पर गलती कर रहे हो। इसलिए कोई भी फिजिसिस्ट कभी भी यह नहीं चाहता कि उसकी थ्योरी या फिर उसकी कैलकुलेशन में कहीं पर भी इन्फिनिटी आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए ये काफ़ी बुरी खबर है। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स साइंस की एक काफ़ी बेस्ट थ्योरी है जिसके प्रेडिक्शन यूनिवर्स के बारे में काफ़ी एक्यूरेट हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन करके इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है तो आंसर्स में इन्फिनिटी आती है, और जब कैलकुलेशन करके आंसर में से इन्फिनिटीज़ को रिमूव किया जाता है तो हमको रिजल्ट एक्यूरेट मिलते हैं। अगर आपके आंसर में कहीं पर भी इन्फिनिटी आती है तो इसको रिमूव भी किया जा सकता है। इन्फिनिटी को रिमूव करने की प्रोसेस को हम रीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह इन्फिनिटी फिजिक्स में हमारे सामने कई दिक्कतें खड़ी करती हैं। अब 1980s में स्ट्रिंग थ्योरी ने पूरी दुनिया के सामने एक ग्रेट एक्साइटमेंट खड़ा कर दिया। कई सारे फिजिसिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी को इन्वेस्टिगेट करने लगे, क्योंकि यह पहली बार था कि पार्टिकल फिजिसिस्ट के सामने कोई फाइनाइट थ्योरी आई हो। एक ऐसी थ्योरी जिसमें इन्फिनिटी बाकी की थ्योरीज की तरह नहीं आ रही हो, जहां बाकी की थ्योरीज बेसिक एंटिटी को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम दे रही थीं जो कि स्पेस टाइम में अपने रास्ते को ट्रेस करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्ट्रिंग थ्योरी बेसिक एंटिटीज जैसे कि स्ट्रिंग्स, लाइंस, छोटे छोटे लूप्स को कंसीडर कर रही थी। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना स्ट्रिंग थ्योरी का टॉपिक है, बट स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स में काफ़ी अपीलिंग थ्योरी है और पार्टिकल फिजिक्स की पहली फाइनाइट थ्योरी है। तो अगर आपके सामने फिजिक्स में कभी भी इन्फिनिटी इंट्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वह रास्ता फिजिकल लॉज को फॉलो नहीं करता। आपकी कैलकुलेशन या फिर आपकी थ्योरी में कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर है। इसलिए फिजिसिस्ट इन्फिनिटी से काफ़ी डरते हैं, और फिजिक्स में इन्फिनिटीज़ का आना आपके लिए बैड ओमेन यानी कि अपशगुन माना जाता है। तो ये तो था फिजिकल इन्फिनिटी के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कॉस्मोलॉजिकल इन्फिनिटी की। ग्रेविटेशनल थ्योरी और कॉस्मोलॉजी में भी इन्फिनिटीज आती हैं। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में सजेस्ट करते हुए बताती है कि यूनिवर्स के स्टार्टिंग के समय, जिसको हम बिग बैंग भी बोलते हैं, यानी कि फाइनाइट पास्ट में डेंसिटी इनफाइनाइट थी, यानी कि सिंगुलैरिटी पॉइंट में इनफाइनाइट डेंसिटी थी। साथ ही साथ आइंस्टीन की थ्योरी यह भी प्रिडिक्ट करती है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाओ तो आप ब्लैक होल के सेंटर में इनफाइनाइट डेंसिटी को एनकाउंटर करोगे, और यह जो इन्फिनिटी है वह असल में एग्जिस्ट करती है, और इसको हम बोलेंगे एक्चुअल इन्फिनिटीज। अब अलग अलग लोगों के इस पर अलग अलग व्यूज़ हैं। वह कॉस्मोलॉजिस्ट जो पार्टिकल फिजिक्स से आए हैं और इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी यूनिवर्स की बिगनिंग के बारे में क्या कहती है, वह इन एक्चुअल इन्फिनिटीज़ को रियल नहीं मानते, बल्कि वो यह कहते हैं कि अगर आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल के सेंटर में डेंसिटी इनफाइनाइट होती है तो हो सकता है कि इस मामले में आइंस्टीन की थ्योरी ही गलत हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिक्स में इन्फिनिटीज़ का आना मतलब हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक, इसको रीनॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअल इन्फिनिटीज़ को सही मानते हैं, जैसे कि रॉजर पेनरोज के अनुसार बिग बैंग के समय इनिशियल इन्फिनिटीज़ का होना फिजिक्स के स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिर भी यह काफ़ी मुश्किल है एक्चुअल इन्फिनिटी को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना, क्योंकि यूनिवर्स ने अपना खुद का एक क्यूरियस डिफेंस मैकेनिज्म रखा है
चलिए हम मान लेते हैं कि हर एक ब्लैक होल के सेंटर में इनफाइनाइट डेंसिटी होती है। अब हमको नहीं पता कि वह पॉइंट फाइनाइटली डेंस है या फिर इनफाइनाइटली डेंस है। इसको पता करने के लिए हमको ब्लैक होल के उस पॉइंट तक जाना होगा। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स का एक डिफेंस मैकेनिज्म वर्क कर रहा होगा। वह डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इवेंट होराइजन। ब्लैक होल की वह बाउंड्री जहाँ पर एक बार भेजी गई इन्फॉर्मेशन कभी भी वापस नहीं आ सकती। यानी कि अगर इवेंट होराइजन में कोई भी इन्फॉर्मेशन चली जाए तो वह इन्फॉर्मेशन कभी भी ब्लैक होल के बाहर नहीं आ सकती। तो हम पता नहीं लगा सकते कि वह पॉइंट इनफाइनाइटली डेंस है या फिर फाइनाइटली डेंस है। इट माइट बी इनफाइनाइट और माइट नॉट। वी कांट प्रिडिक्ट अनलेस वी आर इनसाइड अ ब्लैक होल। एक और क्वेश्चन, क्या हमारा यूनिवर्स स्पेशली फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट? पर ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमको कभी भी पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि यूनिवर्स फाइनाइट हो लेकिन उसका आकार हमारी कल्पना के भी परे हो। लेकिन फाइनाइट शब्द के कहने भर से ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर ब्रह्मांड फाइनाइट है तो फिर इसके बियॉन्ड क्या है? इसकी बाउंड्री कहाँ पर है? हो सकता है कि इसके बियॉन्ड कुछ भी ना हो। आप इसको 2D में समझिए। मान लीजिए कि हम लोग एक A4 साइज के पेपर को लेते हैं और इसको यूनिवर्स कंसीडर करते हैं। हम देखते हैं कि इस पेपर की एज भी है, तो अगर यूनिवर्स फ्लैट हुआ तो उसकी भी एज होनी चाहिए। लेकिन अगर हम क्लोज 2D सरफेस के बारे में सोचें तब, जैसे कि स्फीयर की सरफेस, इस केस में स्फीयर का एरिया तो फाइनाइट होगा लेकिन इसकी कोई भी एज नहीं होगी। तो हो सकता है कि यूनिवर्स स्फीयर की तरह फाइनाइट हो लेकिन इसकी कोई भी बाउंड्री और एज ना हो। एक्सपेंडिंग 2 डायमेंशनल यूनिवर्स को आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर 2 केसेस हैं। केस नंबर 1, यूनिवर्स इनफाइनाइट है और आप यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट पर चले जाइए, आपको यूनिवर्स हर जगह एक सा ही लगेगा। यूनिवर्स का हर एक पॉइंट आपको सेम लगेगा। हर एक पॉइंट को आप यूनिवर्स का सेंटर मान सकते हो और यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा होगा। यह कब? जब आप यूनिवर्स को इनफाइनाइट माने। अब केस नंबर 2, अगर हम यूनिवर्स को फाइनाइट स्फेरिकल यूनिवर्स माने तब ऐसी कंडीशन में आप यूनिवर्स को एक बैलून के जैसा समझ सकते हो। उस बैलून के सरफेस पर गैलेक्सीज मार्क की गई होंगी। जैसे जैसे आप उस बैलून को इन्फ्लेट करते हो, फुलाते हो, तो आप देखते हो कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आप बैलून के सरफेस पर कहीं पर भी हो, आप देखोगे कि गैलेक्सीज एक्सपेंड हो रही हैं जैसे जैसे बैलून एक्सपेंड हो रहा है। हो सकता है कि यूनिवर्स बिल्कुल इसी बैलून की तरह हो जिसका सेंटर ऑफ एक्सपेंशन किसी और ही डायमेंशन में हो। आइंस्टीन ने हम सबको बताया था कि स्पेस की ज्योमेट्री स्पेस में मौजूद मटेरियल की डेंसिटी पर डिपेंड करती है, रबर ट्रैम्पोलिन की तरह, यानी कि एक फैब्रिक की तरह। आप जितना मटेरियल रखोगे उतना ही कर्वेचर जनरेट होगा। तो अगर स्पेस में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मौजूद है तो कर्वेचर में डिप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा और स्पेस पास पास आने लगेगा। तो यानी कि हाई डेंसिटी यूनिवर्स के लिए स्पेरिकल ज्योमेट्री होना जरूरी है और यूनिवर्स की इस ज्योमेट्री में फाइनाइट वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर स्पेस में काफ़ी कम मटेरियल है, यानी कि अगर यूनिवर्स की डेंसिटी काफ़ी कम है, तो ऐसे में नेगेटिव कर्व जनरेट होगा जो कि हमेशा स्ट्रेच एक्सपेंड होता रहेगा। लो डेंसिटी यूनिवर्स की ज्योमेट्री तो सिंपल होगी लेकिन उसका वॉल्यूम और साइज इनफाइनाइट होगा जो कि हमेशा एक्सपेंड ही होगा। और यह आइंस्टीन की इक्वेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि इक्वेशन हमको मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ज्योमेट्री तो बता देती हैं लेकिन उनकी इक्वेशन यूनिवर्स की टोपोलॉजी के बारे में कुछ नहीं बताती। हो सकता है यूनिवर्स की टोपोलॉजी का जवाब थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी हमको दे दे। तब तक के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो फ्रेंड्स, यह सब था फिजिकल और कॉस्मोलॉजिकल इन्फिनिटी के बारे में कि फिजिक्स में इन्फिनिटीज़ का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इससे हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ी आती है और अगर फिर भी फिजिक्स में कहीं इन्फिनिटी आती भी है तो यह माना जाता है कि हमने कहीं ना कहीं जरूर कैलकुलेशन में गलती की है। और कॉस्मोलॉजिकल इन्फिनिटी एक्चुअल इन्फिनिटी के बारे में बताती है जिसके बारे में हम कभी भी नहीं जान सकते क्योंकि यहाँ पर कॉस्मोस का एक डिफेंस मैकेनिज्म है और यूनिवर्स स्पेशली फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट, इसके लिए तरह तरह की थ्योरीज हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।